हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। काफी डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है क्या, यानी इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखा है द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। कौन? इंडक्टर। ऑपोजिशन का मतलब जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है। द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, यानी जो भी बाधा उत्पन्न करेगा वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? इंडक्टर के द्वारा। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब उस सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि मैं आपको फिगर छाप के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इससे हम सर्किट को जोड़ दिए और यहाँ पर जो मेरा सर्किट में केवल क्या जुड़ा रहेगा? इंडक्टर जुड़ा रहेगा, केवल इंडक्टर जुड़ा रहेगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से करंट आई गया है, ठीक है, तो करंट अल्टरनेटिंग करंट गया है। तो ये जैसे करंट यहाँ पर गया तो इंडक्टर में क्या हुआ? घूमते 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 करंट पास हुआ और फिर यहां से आके फिर घुस गया अंदर। तो यहां पर जैसे ये इंडक्टर है तो इसका इंडक्टेंस क्या रहेगा? L रहेगा, ठीक है। तो इंडक्टर में गया तो इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, जिस कारण से वो करंट को थोड़ा रुकावट बाधा उत्पन्न करेगा कि करंट को थोड़ा कम मात्रा में जाने देगा, ठीक है। तो वही जो करंट का रोकने का जो पावर है, यानी जो रुकावट डालने का जो पावर है किसका? इंडक्टर का, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब होता है एक तरीके का रेजिस्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा। इंडक्टर इस तरह से होता है, इसका सिंबल ये इस तरह कॉइल जैसा, तो ये इसको बोलते हैं इंडक्टर। आगे हम लोग आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट का बात करेंगे तो वहां पर आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? जब इस सर्किट में केवल इंडक्टर रहेगा और वही जो करंट को रोक रहा है, जितना मात्रा में करंट को रोक पा रहा है, ठीक है, जो ऑपोजिशन ऑफर कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। इसका फॉर्मूला भी है यहाँ पर, देख लीजिए, आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा कि एक्सएल। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? ये एक जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टिव सर्किट में बात किए थे आर, वहां पर कौन था? आर था, वो मेरा रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा था? आर। और उसका फॉर्मूला क्या हो रहा था? V बटा आई, V बटा आई। उसी तरह से यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट में कौन है? आर का ही काम कर रहा है, कौन? एक्सएल, ठीक है। एक्स का मतलब रिएक्टेंस और एल मतलब इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जैसे आर का फॉर्मूला ये होता है, उसी तरह से ओम्स लॉ से, उसी तरह से एक्सएल का फॉर्मूला ये होता है एल ओमेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, वो मुझे पता चल गया कि यहां तक आपको समझ में पता चल गया होगा, ठीक है, कि एक्सएल एक तरीके का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। उसका फॉर्मूला होता है एल ओमेगा। यहाँ पर एल क्या है? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये सब अगर आपको नहीं पता है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय रूपेश महतो एजुकेशन सेंटर। वहां पर आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एल का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका ओमेगा का वैल्यू होता है, क्या होता है आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, 2 पाई न्यू भी होता है, ये क्या? न्यू फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 पाई बाय टी भी होता है। ये सब हमने काफी अच्छा से प्रीवियस वीडियोस में बात किया था। तो यहाँ पर इसका यूनिट का अगर बात करेंगे, यूनिट, तो यूनिट का बात करेंगे तो एल का यूनिट क्या होता है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका यूनिट होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। ये कहां से आया? आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं पूरा अभी मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं सेल्फ इंडक्टेंस का तो बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यही फॉर्मूला होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। तो वो आप जाकर के और अच्छा से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। और यहां से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स, तो पर सेकंड यानी 1 बटा एस। तो ये एस खत्म हो गया, यानी इसका यूनिट क्या निकला? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम और करके इसको ओम भी बोल सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं, सेम है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूरा जानकारी। अब यहाँ पर एक आपको
जैसा कि आप लोग क्लास 12th में है और ये वीडियो डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जब यहाँ पर अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं देंगे, अगर मान लेते हैं हम डीसी वोल्टेज देंगे बैटरी वाला तो डायरेक्ट करंट देंगे, तो फिर क्या इंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर दो केस बनता है कि इफ फॉर डीसी, हम लोग यदि डीसी करंट देंगे, ठीक है, फॉर डीसी, अगर हम लोग डीसी करंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डीसी करंट जोड़ देते हैं, ठीक है, डीसी करंट से मेरा यानी डीसी सोर्स से मेरा करंट जाएगा, तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था डीसी करंट इस तरीके से जाता है ना, इस तरीके से जाता है जिसका समय के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, समय के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसमें इस तरीके से कोई वेव नहीं बनता है जिस तरह से एसी में मेरा बनता था, जिस तरीके से मेरा एसी में बनता था, इस तरह एसी में बनता था, ये एसी के लिए और ये डीसी के लिए। तो डीसी में देखिए कोई इस तरह से साइकिल नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो रहता है, यानी इसमें जो न्यू का वैल्यू रहता है वो जीरो रहता है, एच जेड, जीरो एच जेड। तो जैसे हम लोग डीसी करंट यदि हम देंगे तो देखते हैं रिएक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। रिएक्टेंस में जैसे हम लोग देखते हैं एक्सएल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा, ठीक है, तो एल ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू है, तो यहां से एल गुना 2 पाई और न्यू का वैल्यू जीरो, तो जैसे जीरो से टकराया तो सब जीरो हो गया है, सब जीरो ओम, ये क्या हो गया जीरो ओम। तो देखिए अगर हम लोग डीसी वोल्टेज देंगे, डीसी वोल्टेज से अगर हम लोग करंट प्रभावित करेंगे तो मेरा जो रिएक्टेंस जो होगा, इंडक्टर का जो रोकने का जो क्षमता रहेगा करंट को, वो जीरो हो जाएगा, यानी वो थोड़ा सा भी करंट को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर एसी, जैसा कि अभी हम लोग एसी दे रहे हैं ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हम लोग करंट फ्लो करा रहे, तो अगर एसी, तो एसी में जो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, वो होता है 50 एच जेड, 50 एच जेड, और यही होता है मैक्सिमम करंट, ठीक है, 50 एच जेड फोर। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सएल का वैल्यू क्या आता है, एल ओमेगा, तो एल ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो एल गुना 2 पाई न्यू, तो न्यू का वैल्यू आ गया आपका, पहले न्यू लिख लेते हैं 2 पाई न्यू, तो यहाँ पर एल गुना 2 पाई और न्यू का वैल्यू हो गया 50, तो 50 दूनी 100, यानी 100 एल पाई ओम, इतना ओम मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो समझ गए ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे, इसका यूनिट क्या होता है, इतना समझ गए ना, काफी है। ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो थोड़ा सा इसको नजर डाल दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के समय इसको साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग लास्ट देख लेते कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, उसको बता देते, और अपना कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम के समय काम देगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, और कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर जुड़ा रहेगा जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू सी रहेगा, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, किसके द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, कैपेसिटर के द्वारा, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एक्स सी से। हम लोग जब आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट का बात करेंगे, जब मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, एक्सएल और एक्ससी का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो ये सब समझ के रखिए कि एक्सएल मतलब एल से, अच्छा इंडक्टर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सी मतलब अच्छा कैपेसिटर यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स का मतलब रिएक्टेंस, ठीक है। तो एक्स सी इसको डिनोट करते एक्स सी से, तो एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा, सी क्या है आपका कैपेसिटेंस, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इतना आपको पता है। सर्किट में थोड़ा बात कर लेते हैं, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से एसी करंट जा रहा है, ये जो दो लाइन आपको दिख रहा है इस तरह से, दो दीवार के जैसा, इसके अंदर में एनर्जी स्टोर होता है। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो इसी में देखिए चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, तो ये दो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। अगर आपको बढ़िया से समझना है कैपेसिटर के बारे में तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कैपेसिटर बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर, या फिर कैपेसिटेंस बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर। तो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छा से, ये आपका चैप्टर 2 में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वहां पर जब मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कैपेसिटेंस के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिया था, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर से जुड़ा जब रहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट तो उसको हम लोग कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, और
इसमें क्या है, जब कैपेसिटर आपका रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस करंट को रोकने के लिए, तो उसी रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फॉर्मूला 1/c ओमेगा। अब यूनिट का बात कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। 1/c, c मतलब कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर सेकंड पर वोल्ट। हम लोग इंडक्टेंस में क्या देखे थे, सेल्फ इंडक्टेंस में हमने देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस में ये उल्टा था, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर था, लेकिन कैपेसिटेंस में एम्पियर सेकंड पर वोल्ट होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। और ओमेगा का तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड, 1/s। तो ये एस खत्म, भी ऊपर चल जाएगा, यानी फिर ऊपर में आ गया वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर यानी एक तरीके के क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, ओम, जिसका सिंबल इस तरीके से ये हो गया दोस्तों इसका यूनिट। इसमें भी आपको यदि याद रखना है तो पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है कि 4 DC। तो DC में यहां भी आपका क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 0 ही रहेगा, 0 HZ। तो यहां पर देखते हैं इस केस में मेरा XC का वैल्यू कितना आता है, XC यानी 1/c ओमेगा। तो C का वैल्यू होता है कुछ नहीं, उसको पहले अभी लिख लेते हैं, ओमेगा, ओमेगा यानी 2 पाई न्यू। अब न्यू का वैल्यू तो पुट कर देते, C गुना 2 पाई, और न्यू का वैल्यू 0, यानी नीचे से जब 0 टकराया तो ऊपर में हो गया 1 और नीचे में 0, नीचे में 0 यानी किसी का भी नीचे में 0, यानी इसका पूरा वैल्यू हो गया इन्फिनिटिव। तो अब इसमें इन्फिनिटिव यानी ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग डीसी वोल्टेज यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, यानी हो सकेगा कि ये करंट को इधर से एकदम पार नहीं होने देगा है, या हो यदि करंट यहाँ से यहाँ तक पास भी हो जाए तो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ऑफर कर रहा है, इतना ज्यादा ये रुकावट डाल रहा है इस करंट को कि बहुत कम मात्रा में करंट पार हो रहा है इस कैपेसिटर से। तो देख रहे, क्योंकि इन्फिनिटिव इसका इन्फिनिटिव ओम इतना ये क्या कर रहा है, रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। चलिए हम लोग एसी में देखते हैं। एसी अगर करंट देके, जैसा कि हमने इस सर्किट में एसी दिखाया है, तो एसी में फ्रीक्वेंसी होता है 50 Hz, ये चेंज नहीं होता, ये सबके लिए, डीसी के लिए 0 Hz, एसी के लिए 50 Hz, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है यदि उसमें मैक्सिमम होगा तो इसमें मिनिमम होगा, यानी इसमें 0 आना चाहिए, 1/c ओमेगा। ठीक है, तो 1/c और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू है, तो 1/c गुना 2 पाई और न्यू का वैल्यू 50, तो कुछ नहीं, बराबर में आया आपका 100, नीचे में आ गया आपका 100c पाई, 100c पाई। तो ये आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये कितना आ गया, ये आ गया मिनिमम वैल्यू, और वो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटिव से बड़ा नंबर कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे कि अगर हम लोग एसी करंट देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करेगा, यानी बहुत कम ये करंट को पार होने से रोक पाएगा, है ना, और डीसी में बहुत ज्यादा रोक रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो इतना आप लोग नहीं भी समझते, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप लोग इतना याद कर लीजिए कि एक्सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1/c ओमेगा, और यूनिट भी जैसा कि ये रिएक्टेंस है तो ओम होगा, और याद करना है तो ये वाला भी याद कर सकते हैं, वोल्ट/एम्पियर, दोनों के लिए तो वोल्ट/एम्पियर ही। तो ये वीडियो हम खास करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए ही लेकर आए थे। फिर हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे आरएल सीरीज सर्किट, और उसी में साथ ही साथ देखेंगे, इधर लिखेंगे आरएल सीरीज सर्किट और लिखेंगे इधर आरएल पैरेलल सर्किट। ठीक है, देखिए आप लोग के ट्यूशन में कहीं कहीं पर केवल सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरएल आरसी सीरीज सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट खाली पढ़ाया जाता है, मतलब पैरेलल सर्किट नहीं पढ़ाया जाता। तो इस वीडियो ने इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इधर लिखेंगे सीरीज सर्किट, जैसे आरएल सर्किट पढ़ रहे हैं तो इधर लिखेंगे आरएल का सीरीज सर्किट, इधर लिखेंगे आरएल का पैरेलल सर्किट। फिर हम लोग बात करेंगे कोई दूसरा वीडियो में, है ना, इसके बाद क्योंकि एक वीडियो में एक ही बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, समझने में भी अच्छा रहेगा। दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आरसी सर्किट रहेगा, उसमें इधर में सीरीज सर्किट, आरसी का सीरीज सर्किट, इधर रहेगा आरसी का पैरेलल सर्किट। आरएलसी सर्किट लेकर आएंगे, इधर आरएलसी का सीरीज सर्किट, इधर आरएलसी का पैरेलल सर्किट। उसमें हम लोग करंट का भी एक्सप्रेशन देखेंगे, पावर का भी देखेंगे, और पावर फैक्टर का भी देखेंगे, इंपीडेंस, एडमिटेंस, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखे, हम लोग धीरे धीरे वहां भी पहुंचेंगे। तो ये वीडियो फिलहाल आपको कैसा लगा, अगर समझ में आए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अगर समझ में आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक को फैला दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, पढ़कर मजा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें क्या है, हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।